एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ सेक्शन नंबर 180। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ पॉइंट्स, वरना ये टेक्स्ट अगर हम रीड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। नाम से पता लग रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी पावर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि उनसे पावर छीन ली, उसका मतलब ये होता है कि या तो कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए, एक लिमिट तक कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। एंड ये वाला जो सेक्शन है A180 है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज़। मतलब ये केवल और केवल पब्लिक कंपनी को ही एप्लीकेबल होता है। अभी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो हो तो सकते हैं, बोर्ड एक्सरसाइज कर तो सकता है, बट बोर्ड को अपने रेजोल्यूशन के साथ में एक SR भी पास करवाना होगा। तो वो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या मैटर्स हैं। तो देयर आर 4 बेसिक सर्कमस्टांसेस। तो पहला आपका है सेल, लीज या फिर वो डिस्पोज कर रहा है अंडरटेकिंग को। दूसरा है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वो बोरो कर रहा है एंड या फिर वो रेमिट कर रहा है। तो ये 4 केसेस हम पढ़ते हैं बारी बारी से। तो पहला जो पॉइंट है, दैट टॉक्स अबाउट टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अब अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग ये होता है कि जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी का वो 20% से ज़्यादा है उसकी नेटवर्थ का, या फिर वो पर्टिकुलर जो एंटिटी है वो कंपनी का 20% से ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे रही है, उसको हम बोलते हैं अंडरटेकिंग। ठीक है। अब कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग को अगर कंपनी बेच रही है तो उसके लिए मतलब अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो डेफिनेट सी बात है ना कि मतलब हमें शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करना होगा। तो इस केस में भी यही है कि अगर कोई भी अंडरटेकिंग या तो होली या फिर उसका बहुत ज़्यादा पोर्शन, सब्सटैंशियली द होल। ठीक है। सब्सटैंशियल का मतलब होता है ग्रेटर देन 20%। तो जब भी कोई भी अंडरटेकिंग का पार्ट अगर 20% से ज़्यादा है, या फिर पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को आप या तो सेल कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो या फिर लीज पे भी दे रहे हो ना, देन ऑल्सो यू नीड टू पास अ SR। ठीक है। तो इसमें जो है SR पास करना होगा आपको, अगर जो है अंडरटेकिंग होली या सब्सटैंशियली है। अब सपोज़ किसी एंटिटी में 5 अंडरटेकिंग्स हैं। ठीक है, चलो 6 हो गए, 6 अंडरटेकिंग्स हैं। अब कंपनी ने सोचा कि मैं एक ही अंडरटेकिंग तो जो है सेल कर रहा हूँ, तो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि एक ही अंडरटेकिंग तो बेच रहे हैं तो क्यों ही लेना है SR। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक अंडरटेकिंग का अगर आप या तो होली या फिर उसका सब्सटैंशियल पोर्शन अगर आप कुछ भी कर रहे हो इनमें से, या तो सेल कर रहे हो या लीज कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, तो आपको जो है SR पास करना होगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये चीज़ हो रही है तो भी क्या हमको ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है SR पास करने की। ठीक है। और एक चीज़ जो है वो आपको मेक श्योर करनी है कि इसमें ये नहीं है कि आपको जो है सेक्शन 180 का सबसेक्शन नंबर 4 ये कहता है नॉट टू बी टेकन एज ऑथराइजेशन फॉर रिडक्शन इन कैपिटल। मतलब अगर आपको ये चीज़ अलाउ कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिडक्शन इन कैपिटल भी आपका जो है डीम्ड हो गया। नहीं, आप ये नहीं मान सकते कि आपका कंपनी का जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। आपको इसके लिए जो है प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो भी कंडीशंस वो लोग लगाएंगे शेयर होल्डर्स SR के साथ में, वो कंडीशंस भी जो हैं वो कंप्लाई होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो कंडीशंस हैं ये हो सकती हैं रिगार्डिंग द यूज, डिस्पोजल या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेल प्रोसीड्स विच में रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स। मतलब जो भी प्रोसीड जाएंगी उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए जो शेयर होल्डर्स हैं ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो वो जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट जो है वो मैं बता रही थी आपको कि जो टाइटल है ना वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए बायर का। मतलब जिसको भी कंपनी बेच रही है तो या फिर जिसको भी लीज पे दे रही है वो गुड फेथ में होना चाहिए। एंड इस बात के लिए कंपनी को एक्सरसाइज करनी चाहिए ड्यू डिलिजेंस। ठीक है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ बायर, जिसका जो भी बायर है या लसी है उसको गुड फेथ में काम करना चाहिए। और जो है उसका टाइटल जो है, his title shall not be affected despite the fact that the directors resorted to selling or leasing without first obtaining the consent of the company by a SR। तो अब एक चीज़ जो है ये आ सकती है आपको क्वेश्चन में कि जैसे SR पास नहीं हुआ था, ठीक है, और स्टिल जो कंपनी है उसने सेल कर दिया, तो क्या बायर का राइट इफेक्ट होगा? तो उसका टाइटल जो है वो इफेक्ट नहीं होगा इस बात की वजह से कि जो कंपनी है उसने SR पास नहीं किया है। तो अगर सब्सिक्वेंटली ये चीज़ पता लगती है कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है तो उससे आप जो बायर है उसके राइट को आप जो है वो नहीं आप ये नहीं कह सकते कि इसका जो
टाइटल है इसको ये आप इनवैलिड कर दो, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो बायर है वो सही है और वो गुड फेथ में ही काम कर रहा है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ वहाँ पर मेक श्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बायर सही है, उसने गुड फेथ में काम करा है और जो है ड्यू डिलिजेंस भी दिखाई है, मतलब बायर की भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये देखना चाहिए कि हाँ कोई एसआर वगैरह पास होना था, ठीक है। तो अगर बायर ने जो है गुड फेथ में काम किया, ड्यू डिलिजेंस के साथ में काम किया, तो उसका जो टाइटल है वो इफेक्ट नहीं होगा इस बात से कि कंपनी ने जो है वो एसआर पास नहीं किया है। उसके बाद में दूसरा कौन सा केस है जब जो कंपनी है उसको एसआर पास करना होगा, टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़। मतलब कि अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको नहीं ज़रूरत है एसआर लेने की। लेकिन अगर आप उसके अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो भी अमाउंट होगा कॉम्पनसेशन का रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर या अमलगमेशन, तो उस केस में आपको जो है एसआर पास करना होगा। इट इम्प्लाइज दैट इफ़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन इज़ मेड इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, तब तो आपको एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपने उसको या तो अमलगमेट कर लिया उसके साथ में या मर्जर कर लिया, तो उस केस में जो है आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर कंपनी ने मनी बोरो करा है तो वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड will exceed the aggregate of its paid up share capital, free reserves and security premium apart from temporary loans obtained from the company's bankers in ordinary course of business। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अगर जो मनी आपने बोरो किया है वो किससे ज़्यादा हो जाता है, जो आपको मनी बोरो करना है प्लस जो आपने मनी ऑलरेडी बोरो कर लिया है, मतलब आपकी जो अभी तक की टोटल बोरिंग्स होने वाली हैं वो अगर एक्सीड कर जाती हैं, किससे एक्सीड कर जाती हैं, आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये दिया है कि हर एसआर में जो है आपको स्पेसिफाई करना होगा कि क्या टोटल अमाउंट है, और जो बोर्ड है वो जो ब्लैंकेट पावर्स नहीं देते हैं इस चीज़ की। इस टाइप से आपके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपको शॉर्ट में बताती हूँ ये सारे। तो वो पॉइंट्स आपके ऐसे हैं कि एसआर में जो है अमाउंट लिखा हुआ होगा जिस तक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ जो है एसआर आपका वॉइड हो जाएगा अगर उसमें यही नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती, एक लिमिटेड पावर ही हो सकती है। फिर उसके बाद में अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक्सेस में कर लिया उस लिमिट के, तो फिर क्या होगा उस केस में, तो उस केस में ये होगा कि अगर कोई भी एक्सेसिव बोरिंग्स हो गई हैं तो वो शेयर होल्डर्स को रेटिफाई करनी पड़ेंगी। अगर रेटिफाई नहीं हुई तो फिर उसका जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देन अगर कोई भी बोरिंग हुई है दैट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, तो उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे अनलेस लेंडर ने ये प्रूव कर दिया कि वो जो है गुड फेथ में हुआ था और विदाउट हिज नॉलेज हुआ था कि लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई है। तो मतलब कि जो बोरोइंग है अगर कॉन्ट्रावेंशन में हुई है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएंगी। लेकिन अगर लेंडर है जिसने लेंड किया है उसने प्रूव कर दिया कि उसको इस बात का पता ही नहीं था कि लिमिट एक्सीड हो गई है या उसके नॉलेज के बिना हुआ है, तो फिर और उसने गुड फेथ में भी काम किया है, तो फिर उस केस में जो है वो बोरिंग्स मान ली जाएंगी। उसके बाद में पेड अप शेयर कैपिटल की हम अगर बात करें तो इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ रहे हैं। देन जो भी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है वो टेम्पोररी लोन्स में नहीं लगेगा, दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज बैंकर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसमें ये नहीं लगेगा। टेम्पोररी लोन्स का मतलब ये हुआ कि जैसे ऑन डिमांड है या फिर वो विद इन 6 मंथ्स है, ठीक है। उसके बाद में जो बैंकिंग कंपनी है उनको इस बात की एग्जाम्शन है, और टेम्पोररी लोन में ना फाइनेंस कैपेक्स नहीं आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर नहीं आता है, ठीक है। देन उसके बाद में एक और केस में आपको एसआर चाहिए होगा, दैट इज़ टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। मतलब आप एक्सटेंशन मांग रहे हो एक तरह से कि हमें जो है टाइम थोड़ा और ज़्यादा चाहिए आपको रीपे करने के लिए, तो उस केस में भी जो है वो रीपेमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक एसआर पास नहीं होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में वो हमने 181 में डिस्कस कर लेंगे हम अभी, कि मतलब जैसे अगर जो आपका 181 वाले चैरिटेबल फंड्स में अगर कंट्रीब्यूशन करना होता है तो भी आपको जो है रिजोल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन इस केस में एसआर नहीं चाहिए होता, इस केस में आपको सिर्फ ओआर चाहिए होता है अगर आप उस लिमिट स्पेसिफाइड से एक्सेस का कंट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है। तो वो अभी हम उसी में डिस्कस करेंगे, बट ये यहाँ पे भी इन्होंने दिया तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में ये वीडियो मैं एंड कर दूँगी। तो इस एग्जाम्पल में ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने सोचा कि हम बोरो कर लेते हैं एक सम,
15 करोड़ का नेशनलाइज बैंक से, ठीक है। अब एक डायरेक्टर था, उसने ये बोला कि वो जो है द सेट बोरिंग आज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उसने ये बोला कि ये जो बोरिंग है ये इंटरेस्ट में नहीं है कंपनी के, और ये जो है ये बोरिंग पावर्स के बियॉन्ड जा रही है। तो हमको जो है फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है। तो फॉलोइंग डेटा हमारा ये है कि जो कंपनी है उसके पास में शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, रिजर्व्स 5 करोड़ के, सिक्योर्ड लोन्स 15 करोड़ के हैं, और जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो 5 करोड़ के हैं, ठीक है। तो प्रोविजंस ये बोलते हैं कि हमारी जो बोरिंग्स हैं वो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन जो टेम्पोररी लोन्स हैं और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट केस देखें तो जो 15 करोड़ है दैट विल एक्सीड द लिमिट कैलकुलेटेड एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन। दस जो प्रपोज्ड बोरिंग्स हैं वो बियॉन्ड हैं पावर्स के, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है वो 15 करोड़ तो इन्होंने बोरो ही कर लिया। और अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ही 5 करोड़ आपका, सॉरी टोटल मिला के 10 करोड़ हो रहा है। और उसके बाद में अगर आप जो है इसको भी ऐड कर लोगे अपने लोन्स को भी, तो भी तो ये मतलब एक्सीड कर जाएगा ना इसको, क्योंकि हमारा इतना तो लोन ऑलरेडी है, ठीक है। और ये तो हम पे सिर्फ 10 करोड़ ही है ना, तो इसलिए हम वैसे ही यहाँ पे एक्सीड हो गए। और यहाँ पर अगर हम बोलें तो कोई भी एक्सेप्शन में फॉलो नहीं कर रहा। एक्सेप्शन का मतलब ना तो ये कोई बैंकिंग कंपनी है और ना ही जो यहाँ पर लोन्स लिए जा रहे हैं ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी नहीं है और कंपनी के बैंकर से भी नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिगर्स को अगर हम देखें तो लिमिट जो है वो एक्सीड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमको एसआर पास करना होगा। एंड अगर एसआर पास हो गया और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई, तो ही जो है हम इस बोरिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर इन्होंने ये रिपीट कर दिया कि अगर प्राइवेट कंपनी ने कंप्लाई किया हुआ होगा विद द सेक्शन नंबर 137 एंड 92, तभी उसके ऊपर वो एग्जाम्पशन जो है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 180 वाला जो सेक्शन है वो ओवर हो गया। अगर मैं इसको रिवाइज कराऊँ तो उसमें सिंपली ये है कि रिस्ट्रिक्टेड हैं पावर्स, एसआर से कर सकते हो। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं, सेल, लीज या फिर आप डिस्पोज कर रहे हो कोई अंडरटेकिंग को, देन आपको चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम हो रहा है तो उसका है, एंड जो राइट ऑफ द बायर है उसका है। देन उसके बाद में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो जिससे मतलब आपका रिजल्ट हो रहा है एनी मर्जर और अमलगमेशन बिना एसआर पास करे। लेकिन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब आपको एसआर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर जो बोरिंग है वो अगर आप जो आपने बोरिंग कर लिया अभी तक एंड जो आप करने वाले हो उसका टोटल जो है वो अगर योर शेयर कैपिटल देन योर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एंड जो फ्री रिजर्व से अगर एक्सीड करता है तो फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है एग्जाम्पशंस ये हैं कि बैंकिंग कंपनी के ऊपर जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं उसमें आप ये प्रोविज़न नहीं लगाते हो। देन उसके बाद में अगर लिमिट से ज़्यादा हो गया तो भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रेटिफाई करना पड़ेगा। बिना नॉलेज के अगर लेंडर की ये चीज़ हुई है और गुड फेथ में उसने करा है तो जो बोरोइंग्स हैं वो इनवैलिड नहीं होंगी, वरना इनवैलिड हो जाएंगी। और अगर आपने जो टेम्पोरेरी लोन्स लिए हैं और वो भी आपने लिए हैं कंपनी के बैंकर से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आप पे एसआर की ज़रूरत नहीं है। एंड टेम्पोरेरी लोन्स का जो है वो आपके फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। एंड देन अगर हमने कोई भी रेमिटेंस करा है कंपनी ने या टाइम दिया है फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर, मतलब उसने एक्सटेंशन अगर दिया है कंपनी ने, तो फिर जो है वहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड होगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या एओए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे सकता है कोई भी एक्टिविटी करने का बिना एसआर के, तो एओए कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता है। एओए जो है वो इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना सकता है पर लीनियंट कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 180 जो है वो ओवर हो गया।